आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज राजनीति से अलग कुछ बात करेंगे और जिसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है समाज में। जब प्रेम या विश्वास, आस, ये जो चीज़ें हैं, जब इसकी पराकाष्ठा होती है तो ये कहीं ना कहीं पागलपन का रूप ले लेता है। पिछले दिनों इसी तरह की एक घटना सामने आई थी। घटना थी 72 वर्षीय चार्न जनवाचकल का। चार्न जनवाचकल थाईलैंड के बैंकॉक के करीब का रहने वाला था और वह थाई सेना में चिकित्सकीय कर्मी था। रिटायर्ड हो गया था। रिटायर होने के बाद उसने शहर के बाहर अपना एक घर बनाया था, जंगल में। एक तरह से कहिए कि उसने घर बनाया था जहां आसपास में कोई नहीं रहता था। लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो लोग हतप्रभ रह गए। सच्चाई ये था कि पिछले 21 वर्षों से वह अपनी मरी हुई पत्नी के साथ रहता था। 2001 में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करती थी। लेकिन वह पत्नी से बड़ा प्रेम करता था और उसने वादा किया था कि किसी भी स्थिति में हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसने पत्नी के शव को एक ताबूत में रखा और ताबूत को जिस कमरे में वो रहता था उसके बगल के कमरे में रखे हुए था, जहाँ वो और सब कबाड़ रखे हुए थे, पुराने अखबार और तमाम तरह की चीज़ें उसमें रखता था। उसी में पत्नी को रखता था, डेली उससे बातें करता था। ये जो जनवाचकल है, इसके 2 पुत्र भी हैं, लेकिन इसकी इन्हीं मानसिक अवस्था को देखते वो दोनों अलग हैं, इसके साथ नहीं रहते। चार्न जनवाचकल लगातार 21 साल से अपने मरी हुई पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब चार्न जाचकल ही ने इसका खुलासा किया। और वो क्यों? उसे जब लगा एक एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट आ गई। उस चोट के बाद कई बार डॉक्टर उसके घर आए, डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन डॉक्टरों को भी इस चीज़ का भान नहीं हुआ, इसका अंदेशा नहीं हुआ कि चार्न वाचकल के घर में जो ताबूत रखा हुआ है उसमें उसकी मरी हुई पत्नी का शव है, जो 21 वर्षों पुराना है। इस चोट के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद चार्ल जावचकल को ये लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे होगा। प्रेम की पराकाष्ठा यही थी कि जिस चीज़ को वो 21 वर्षों से सारे लोगों से छिपा कर रखा था, उसका खुलासा उसने किया। तब लोगों को ये जानकारी हुई कि चार्न जनवाचकल 21 वर्षों से अपनी मरी हुई पत्नी के साथ रह रहा था। पुलिस आती है, पुलिस शव को बरामद करती है, उसका अंतिम संस्कार करती है। लेकिन चार्न ने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए पुलिस भी पेशोपेश में थी कि उस पर क्या कार्रवाई करे, क्या न करे। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी तरह की एक घटना हमारे यहाँ भी भारत में हुई है और यह घटना भी कहीं ना कहीं विश्वास की पराकाष्ठा ही कही जाएगी, जिसमें एक इनकम टैक्स के अधिकारी के शव के साथ 13 महीने से उसका पूरा परिवार रह रहा था। पूरा परिवार पढ़ा लिखा। वो शख्स जिसकी मौत हो गई, उसकी पत्नी एक बैंक की मैनेजर है, लेकिन बावजूद 13 महीने से उसके शव के साथ पूरा परिवार रह रहा था और उसी तरह रह रहा था जैसे किसी जिंदा व्यक्ति के साथ कोई रहता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर के कृष्णापुरी में एक जगह है और रोशन नगर, और यहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम था विमलेश दीक्षित। विमलेश दीक्षित ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कम्पीट किया और वह अकाउंट्स ऑफिसर बन गया।
कुछ दिन नौकरी किया। नौकरी करने के बाद एकाएक वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहाँ नौकरी करता था वहाँ से गायब हो गया, ऑफिस जाना बंद हो गया और ये लगातार कई महीनों तक होता रहा। अंत में 13 महीने के बाद इनकम टैक्स कार्यालय की टीम उसके घर पहुंची कि यह जानकारी लिया जाए कि आखिर उसका अधिकारी विमलेश दीक्षित कहाँ है। तो जब पूरी जानकारी मिली तो सब हक्का बक्का रह गए। पूरी कहानी जानते हैं। विमलेश पढ़ने लिखने में अच्छा था और वह एक ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक लड़की जिसका नाम मिताली था उसे ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो बड़े शिद्दत से ट्यूशन पढ़ाया, उस लड़की ने भी अच्छे से पढ़ाई की और वो एक बैंक का परीक्षा देकर बैंक अधिकारी बन गई। अधिकारी बनने के बाद वो विमलेश से प्यार का इजहार की, चूँकि उसका मानना था कि विमलेश के कारण ही वह बैंक अधिकारी बनी है, इसलिए वो विमलेश के बात व्यवहार से बहुत प्रभावित थी और उसने विमलेश को अपने प्यार का इजहार किया। विमलेश भी तब तक एक प्रतियोगी परीक्षा दिया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद वो अकाउंट्स अफसर बन गया। दोनों ने शादी कर ली। बहुत प्यारा मधुर संबंध दोनों का था। 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। मिताली बैंक में मैनेजर थी, विमलेश अकाउंट्स ऑफिसर था। लेकिन एकाएक वह अपने ऑफिस से गायब हो जाता है। ऑफिस के लोग इंतज़ार करते हैं। 13 महीने के बाद 30 अगस्त 2022 को आयकर विभाग की एक टीम पहुंचती है विमलेश के घर। जब विमलेश के घर पहुंचती है और ये जानना चाहती है कि विमलेश कहाँ है, तो घर के लोगों का कहना होता है, घर के लोग बताते हैं कि विमलेश की तबीयत खराब है, वो सोया हुआ है। टीम चाहती है कि किसी भी तरह वह विमलेश से मिले। टीम कहती है कि मुझे एक बार विमलेश से मिल लेने दिया जाए, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। बात झगड़े पर चली जाती है। एकदम घर वाले पुरजोर विरोध करते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं कि वो विमलेश से नहीं मिलने देंगे। शक होता है, टीम को शक होता है कि आखिर घर वाले विमलेश से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। आयकर विभाग की जो टीम आई थी वह भी हतप्रभ है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। टीम को दूसरे दिन गुजरात में किसी दूसरे मामले में जाना था, लेकिन वो गुजरात नहीं जाकर सीधे पहुंचती है CMO मुख्यमंत्री कार्यालय। और मुख्यमंत्री कार्यालय में आकर वो मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखती है जिसमें सारी बात लिखती है कि उसका एक अधिकारी गुम है और वो उसे मिलने जाना चाहता है, घर वाले मिलने नहीं देते हैं और तमाम तरह की बातें। CM कार्यालय भी चूँकि एक इनकम टैक्स अधिकारी की बात थी, तुरंत संज्ञान लेता है और कानपुर के DM को एक लेटर दिया जाता है। कानपुर के DM तुरंत उसे SSP को देते हैं और फिर 23 सितंबर 2022 को पुलिस की टीम के साथ आयकर विभाग का जो टीम था वो विमलेश के घर पहुंचता है। वहाँ भी पुलिस के साथ गई टीम को और पुलिस को विमलेश के परिवार का प्रतिकार झेलना पड़ता है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि विमलेश से मिलने दिया जाए, कहते हैं बीमार हैं, वो आराम कर रहे हैं, उससे मिलना संभव नहीं है। लेकिन शक की गुंजाइश और बढ़ती जाती है। इसी बीच घर वाले मिताली को फ़ोन करते हैं, मतलब विमलेश की पत्नी जो बैंक मैनेजर है उसको फ़ोन करते हैं। मिताली तुरंत एक एप्लीकेशन अपने बैंक में देकर 2 दिन की छुट्टी लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक पुलिस घर में प्रवेश कर गई होती है। जब घर में जाती है तो देखती है कि अमितेश एक बेड पर लेटा हुआ है, उसका पूरा शरीर काला पड़ा हुआ है, उसका जो त्वचा है वो हड्डियों में जाकर सटा हुआ है। तुरंत पुलिस अमितेश के बॉडी को लेकर जाती है नर्सिंग होम में। उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। उसके बाद अमितेश के भाई
दिनेश से पुलिस जब पूछताछ करती है तो बताता है कि 22 अप्रैल को ही अमितेश की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। वो उसे लेकर मोतीबाग के एक नर्सिंग होम में गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और बाज़ाब्ता उसका अंतिम संस्कार करने लोग जा रहे थे। इसी बीच दिनेश का हाथ अमितेश के सीने पर पड़ता है और उसे लगता है जैसे सीना धड़क रहा है। घर वाले भी अनुभव करते हैं कि सीना धड़क रहा है और उन्हें लगता है कि शायद अमितेश अभी मरा नहीं है, डॉक्टर ने गलती से मृत घोषित कर दिया है। उसको लेकर अपने घर लाते हैं। उनके दिमाग में यह बैठता है कि ये कहीं ना कहीं कोमा में चला गया है, धीरे धीरे बातचीत की जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। यहाँ उन्हें मुन्ना भाई MBBS का वो किरदार याद आता है जिसका नाम होता है आनंद। वो भी कोमा में होता है और मुन्ना भाई उससे बात करता है और बात करते करते वो फिर ठीक हो जाता है। इसी फिल्म का सीन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं, या यूं कहे कि विश्वास की पराकाष्ठा थी कि उनको लगता है अमितेश मरा नहीं है, वो कोमा में है, वो फिर जिंदा हो जाएगा। बाद में 100 को पुलिस परिजनों को दे देती है, साथ में 2 और पुलिस कर्मियों को भेजा जाता है और कहा जाता है कि इसका अंतिम संस्कार करवा दें। लेकिन जब परिजन लेकर जा रहे हैं, रास्ते में लाल बत्ती होती है, गाड़ी रुकती है, एम्बुलेंस रुकता है और परिजन उन दोनों पुलिसकर्मियों को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप चले जाएं, हम ले जा रहे हैं, इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। वो दोनों पुलिसकर्मी जो हैं सो परिजनों के बात में चले आते हैं, वापस लौट आते हैं और परिजन फिर अमितेश के उस बॉडी को लेकर गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं और फिर इंतज़ार करने लगते हैं कि शायद अमितेश जिंदा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा परिवार है, संपन्न परिवार है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड है पिता, एक भाई है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सिंचाई विभाग में काम करता है। दिनेश है जो विद्युत विभाग में ठेकेदारी करता है, उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं। उसकी पत्नी जो स्वयं बैंक मैनेजर है, उसकी माँ, ये सारे लोग हैं घर में और सारे लोग अमितेश को जिंदा करने के लिए ये समझ के कि शायद वो जिंदा हो जाएगा और कोमा में है, रोज़ उसके साथ बातें करते हैं। दोनों भाई ऑफिस जाने के पहले उसका पैर छूते हैं, ऑफिस की बातों को आकर बताते हैं कि भैया आज ये हुआ, आज ये हुआ। बच्चे स्कूल जाने के पहले अमितेश का पैर छूते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि मिताली उसी बेड पर उसके साथ बैठती है, लेटती है, सोती है। बच्चों को जब वो काम में लगे रहती है तो उसी बेड पर छोड़ देती है। बच्चे अपने बाप के साथ खेलते रहते हैं और इस तरह 13 महीने बीत गया होता है। अमितेश का शरीर गल जाता है, उसकी मांसें गल जाती हैं, हड्डी में सट जाती हैं, पूरा शरीर काला पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमितेश के बॉडी से दुर्गंध नहीं आता। इसको लेकर डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि घर वालों का ये कहना है कि अमितेश के शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आया, जबकि अमूमन कुछ घंटे बाद ही किसी भी मृत जीव के शरीर से दुर्गंध आने लगता है, उसमें सड़न आने लगती है। लेकिन अमितेश का शरीर सड़ता नहीं है, गल रहा है लेकिन सड़ नहीं रहा है, बॉडी पूरा काला हो गया है। जब पुलिस को फिर ये पता चलता है तो पुलिस फिर लगती है खोजने कि आखिर अमितेश के शव के साथ, उसके बॉडी के साथ पूरा परिवार कहाँ है। सर्वेलांस के तहत ये सूचना मिलती है कि वो लोग छिपे हुए हैं। पुलिस जाती है, फिर शव को बरामद करती है और तब पुलिस अपने आंखों के सामने उसका अंतिम संस्कार कराती है। लेकिन उसके बाद भी उसके माँ बाप और पत्नी इस बात मानने को तैयार नहीं थे कि उसके पति की मौत हो गई है, उनके बेटे की मौत हो गई है। ये कहानी बताने के पीछे किसी को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि विश्वास, प्रेम, हर चीज़ की एक सीमा होती है और जब सीमा से ऊपर जब उसकी पराकाष्ठा हो जाए तो वो कहीं ना कहीं
मानसिक विकृति के रूप में सामने आता है जो देखने को मिला, चाहे वो थाईलैंड का चर्न हो या कानपुर परिवार। जबकि अगर इसकी समीक्षा करें, इस पूरे घटना की समीक्षा करें तो समझ में आएगा कि उतने दिनों से अगर बीमार है, उठ बैठ नहीं रहा है, तो घर वालों को सोचना चाहिए था। अगल बगल के लोगों को भी इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी। जिस डिपार्टमेंट में विमलेश काम करता था, उस डिपार्टमेंट को 13 महीने बाद जो खोजबीन करता है, उसे खोजबीन पहले करनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब विश्वास प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो कहीं ना कहीं मानसिक विकृति के रूप में सामने आता है, जो देखने को मिला। आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये घटना सच्ची है। अपना मत दीजिएगा, क्योंकि आप जो मत देते हैं वो हमारी हौसला अफजाई करता है। कोटिशः आभार।